हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है इंट्रूडर्स जो 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी चाबी होती है, जिसे वह देख रही थी तो एकदम से उसे अपने घर के बाहर शोर सुनाई देता है। दरवाजे के पास जाकर एना देखती है तो बाहर उसका भाई बैठा हुआ था जिसे कैंसर था और जल्द ही वो मरने वाला था। एना यह बात जानती थी, इसीलिए काफ़ी परेशान रहती थी। वो अपने भाई का ध्यान खुद रखती थी, किसी को भी यह अपने घर नहीं आने देते थे क्योंकि घर में इन्होंने बहुत सारे राज छुपाए हुए थे। एना का भाई इस टाइम भी उसे अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन परेशानी में एना नहीं बैठती और चली जाती है। एना पिछले कई सालों से एक दिमागी बीमारी से गुजर रही होती है। उसे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और पिछले 10 सालों से तो वह घर से बाहर भी नहीं गई। उसे लगता है कि अगर वह घर के बाहर जाएगी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आज इनके घर पर एना के भाई का वकील आता है। एना का भाई मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी एना के नाम करवाना चाहता था और वकील की बातें सुनकर एना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतनी ही देर में एना के घर पे एक डिलीवरी बॉय भी आ गया, जो रोज एना के घर खाना डिलीवर करता था। अपने भाई के अलावा एना सिर्फ इस डिलीवरी बॉय से बात किया करती थी। अभी वह इस डिलीवरी बॉय से बात ही कर रही थी कि एकदम से उसे अपने भाई के कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वहाँ जाकर देखा तो उसका भाई बेड से गिर गया था। वो बहुत ही प्यार से अपने भाई को उठाकर बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद ये लोग पूरा दिन बातें करते हुए गुजार देते हैं। रात होने पर एना अपने रूम में सोने चली गई और रूटीन के मुताबिक आधी रात में उसका अलार्म बजा। यह उसके भाई को मेडिसिन देने का समय था। वह जल्दी से उठकर अपने भाई के रूम में गई तो उसने देखा कि आज उसका भाई मर चुका है। इस हादसे से एना बिल्कुल टूट गई। उसके पेरेंट्स तो पहले ही नहीं थे और आज उसका आखिरी सहारा उसका भाई भी चला गया था। अब एना रेस्क्यू वालों को कॉल करके अपने भाई की डेड बॉडी को घर से भेज देती है, जिसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती है और अपने भाई से रिलेटेड सारी मेडिसिन और चीज़ों को साफ कर देती है। आज सुबह जब डिलीवरी बॉय आया तो रोज की तरह उसने एना से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज एना फूट फूट कर रोने लगी। अब वो भी परेशान हो गया और घर के अंदर आया। उसने एना का दुख सुना और उसे समझाया कि तुम इस घर को बेचकर कहीं और चली जाओ। एना कहती है, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, मेरी सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं। इसी टाइम पर डैन उसे बताता है, मैं भी एक समय इस शहर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं ऐसा नहीं कर पाया और आज तक इसी शहर में फंसा हुआ हूँ। उसकी यह बात सुनते ही एना भागकर अंदर गई और पैसों से भरा एक बैग लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, मैं ना सही तुम तो अपनी लाइफ सुधार सकते हो, पैसे लो और जाओ अपनी लाइफ सेट कर लो। डैन को ये पैसे लेना ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो उठकर चला गया। अगले दिन एना के भाई का फ्यूनरल था। वो फ्यूनरल के लिए तैयार हुई, लेकिन अपने दिमागी हालत की वजह से वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाई। उसने अपने भाई का फ्यूनरल तक छोड़ दिया, अपने लिए चाय बनाने रखी और इतने में ही उसे अपने घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। उसने बाहर से देखा, ये 3 लोग थे जो शायद चोरी के इरादे से एना के घर में आ रहे थे। इन्हें देखकर एना काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वह खुद बेड के नीचे छुप गई। इससे पहले कि वह किसी को मदद के लिए बुला पाती, पीछे का दरवाज़ा तोड़ते हुए ये तीनों चोर अंदर आ गए। ये चोर किसी न किसी तरह एना से लिंक में थे, क्योंकि वह जानते थे कि एना आज अपने भाई के फ्यूनरल पर जाएगी, इसीलिए वह बड़े आराम से एना के घर में घूम रहे थे। लेकिन तभी इन्हें चूल्हे पर चढ़ी कैटल की सीटी सुनाई दी और यह समझ गए कि कोई तो घर पर है। ये चोर इन्हें चारों तरफ ढूंढने लग गए, जबकि एना इनसे बचने के लिए ऊपर की तरफ चली गई। वो बेडरूम में थी जब एक चोर रूम में आ जाता है। उसके हाथ लगने से पहले ही एना सीढ़ियों से उतरकर मेन गेट की तरफ आ जाती है, पर अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा पाती और चोर उसे पकड़ लेते हैं। उसे सोफे पर बिठाकर पूछते हैं, आखिर तुम भागी क्यों नहीं? तो एना ने बता दिया कि मैं घबरा गई थी, लेकिन इन्हें एना से नहीं उसके पैसे से मतलब था जिससे ये लोग ढूंढने लगे। हालांकि बैग सामने टेबल पर ही पड़ा था, जिन पर उनका ध्यान ही नहीं गया। एक आदमी लगातार एना पर नज़र रखने के लिए उसके सामने था, जिसे एना बताती है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से पिछले 10 सालों से बाहर नहीं निकल पाई। इस चोर को एना की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई 10 साल तक एक घर में कैद रहे? एना की बात को साबित करने के लिए वो एना को ज़बरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर ले जाता है और घर से बाहर जाते ही एना की हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वो इतना घबरा गई थी कि उसको सही से नज़र आना भी बंद हो गया था। एना की चीखें सुनकर दूसरा चोर यहाँ आया और एना की खराब हालत को देखते हुए उसे अंदर ले गया। अब ये चोर एना को ज़बरदस्ती कपड़े बदलने को कहते हैं, लेकिन एना की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। इधर बाकी 2 चोर दोबारा से पैसे ढूंढने की कोशिश में लगे थे और पैसे ढूंढते हुए ये लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर 2 अजीब से दरवाजे थे जिनमें कोई हैंडल नहीं थे। इन्होंने जब इन दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो इन्हें पता चला कि वो बुरी तरह जाम है। शायद यह वही कमरे थे जिनको छुपाने के लिए एना और उसका भाई किसी को भी इस घर में आने नहीं देते थे। यहाँ अब चोर दोबारा से एना को कपड़े बदलने को कहता है।
लेकिन एना जब उसकी बात नहीं सुनती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह खुद उसके ज़बरदस्ती कपड़े बदलना शुरू कर देता है। अब ये सब चल ही रहा था कि यहाँ पर डैन आ गया। डैन ने आते ही इन चोरों को पहचान लिया क्योंकि यह चोर डैन के ही दोस्त थे। एना के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या डैन भी इनके साथ मिला हुआ है, लेकिन डैन इनके साथ नहीं मिला हुआ था। डैन तो बस एना को देखने के लिए आया था कि वो अपने भाई के फ्यूनरल पे ही क्यों नहीं आई थी। डैन का शोर सुनकर दूसरा चोर भी बाहर निकल आता है और मौका पाकर एना भी वहां से भागकर कहीं छुप जाती है और देखती है कि यह लोग डैन को मारकर बेहोश कर चुके हैं क्योंकि डैन इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब ये लोग एना को ढूंढ नहीं पा रहे थे। एक आदमी एना को धमकी देता है, खुद ही बाहर निकल आओ वरना मैं तुम्हारे तोते को मार दूंगा। एना फिर भी बाहर नहीं निकलती तो वह हथौड़ी से उसके तोते को मार देता है। इतनी ही देर में हमने देखा कि डैन को भी होश आ चुका था। अब डैन यहाँ कुछ करना दे इसीलिए चोर उसके हाथ बांधकर उसे बिठा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना भी मौका पाकर वहां से निकलकर किसी दूसरी तरफ जाने के लिए भागी ही थी कि उसे एक चोर ने देख लिया। अब वो चोर इससे पहले कि उसे पकड़ लेता एना ने कोई चीज़ उठाई और उसके गले पर मार दी और उस चोर की वहीं पर मौत हो गई। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए दोनों चोरों को बेसमेंट से अजीब सी आवाज़ आई। हमें दिखाया गया कि एना उस मरे हुए चोर की बॉडी को बेसमेंट में घसीटते हुए लेकर जा रही थी। अब चोर जब आवाज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़े तो उन्हें फ्लोर पर खून नजर आया, जिसका पीछा करते करते ये लोग अपने दोस्त की लाश तक पहुंच गए। मरा हुआ चोर जेपी नाम के चोर का भाई था और अपने भाई की मौत से जेपी पूरी तरह टूट गया और उसने अपने भाई का बदला लेने की ठान ली। यहाँ दूसरा चोर एना को बिना हैंडल वाले उन दरवाजों के पास देखता है। इससे पहले कि वह एना को पकड़ पाता एना वह दरवाज़ा बंद कर देती है। अब एना भागते हुए इसी बेसमेंट में बने हुए एक कमरे में जाती है और एक पुराने बॉक्स में से एक चाबी निकाल लेती है। जिस पुरानी चाबी से उसने एक बॉक्स खोला और लीवर दबा दिया। लीवर के दबते ही बेसमेंट में जाने वाली सारी सीढ़ियां बंद हो गई और ऐसे वह दोनों चोर जो अपने साथी को ढूंढते हुए बेसमेंट तक आए थे वो दोनों बेसमेंट में ही बंद हो जाते हैं। अब ये दोनों चोर बेसमेंट में कैद बिल्कुल पागल हो चुके थे और किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो उस भारी से लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वह जानते हैं कि ये दरवाज़ा उनसे टूटने वाला नहीं है। यहाँ पर हमें एना को दिखाया जाता है जो अब डैन के पास आ गई है। डैन उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब में मेरा हाथ नहीं, इनमें से सिर्फ विंस मेरा दोस्त था और उसे बस मैंने तुम्हारे पैसे के बारे में बता दिया था। मैंने ये जानता था कि उनका इरादा चोरी का बन जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब इस चोरी के पीछे क्योंकि डैन का कसूर था तो एना ने उस पर भी तरस नहीं किया और एना ने यह भी नहीं देखा कि वह उसका दोस्त था। एना ने उसके जुर्म में उसकी उंगली तोड़ी और उसके बंधे हुए हाथों के साथ ही उसे बेसमेंट में फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया था, वह दर्द से चिल्ला रहा था। इसके बाद एना बेसमेंट के दरवाजे बंद करने के बाद एक हिडन कैबिनेट में पहुंच जाती है और वहां जाकर बेसमेंट की लाइव फुटेज देखने लग जाती है। उसने देखा कि डैन दर्द से करहा रहा था। जेपी उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। तब एना एक रिमोट कंट्रोल लेकर बेसमेंट के गेट के पास जाती है और इन लोगों से कहती है तुम्हारे पीछे 2 गेट हैं जिनमें से एक के अंदर फर्स्ट एड किट रखी हुई है। ये कहते ही वह अपने रिमोट कंट्रोल से उन दरवाज़ों को खोल देती है। जेपी जब फर्स्ट एड किट लेने के लिए उस रूम के अंदर गया तो तुरंत ही एना ने उस रूम को लॉक कर दिया। जेपी गुस्से से बौखला उठा लेकिन उसने देखा कि यह रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे ऊपर एना का रूम था। यहाँ हम देखते हैं कि जेपी का दूसरा साथी यहाँ का दूसरा डोर खोलने की कोशिश करता है और इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि रूम में 2 फ्रीज थे जिन्हें खोलने पर उसके होश उड़ गए क्योंकि अंदर काफ़ी सारी लाशें थीं। इसी रूम से एक बाहर जाने का रास्ता भी था। इससे पहले कि वो बाहर जा पाता पीछे से एना ने आकर उसके सर के ऊपर हथौड़ी से वार कर दिया। उसका सर फट गया। अब अपने आप को बचाने के लिए उसने एना के ऊपर हमला दिया। एना का गला पकड़कर वो उसका गला दबाने लगा लेकिन लगातार बहते सर के खून से उसकी जान चली गई। यहीं पर हम डैन को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते इस रूम में आ गया है, इस फ्रीजर वाले रूम में, और फ्रीजर में पड़ी लाशों को देखकर वो भी डर जाता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि अब एना के घर पर एना की वकील आ चुकी थी। वो उसे विल देने के लिए आई थी। एना अपने आप को कवर करते हुए ऊपर आए और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वकील को नीचे बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाज़ें आ गई। उस वकील ने जब ये पूछा तो उसने कह दिया कि शायद कोई जानवर होगा, जिस पर वकील भी उसकी बात मानकर वहां से चली गई। वकील के यहाँ से चले जाने के बाद एना अपनी बेसमेंट की स्टेयर्स ओपन करते हुए बेसमेंट में जाती है और डैन को उस फ्रीजर वाले रूम में देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसे बालों से उठाकर एक अलमारी में कैद कर देती है, जो अलमारी दरअसल एक सीक्रेट डोर था, जिस डोर से डैन एक दूसरे रूम में आ गया जहाँ पे उसका दूसरा साथी बंद था। इस रूम के अंदर एक ऐसा मिरर लगा हुआ था जिसके दूसरी तरफ से एना इन दोनों को देख सकती थी। एना जाकर उस मिरर के सामने बैठ गई। ये लोग एना को नहीं देख पा रहे थे। जेपी को इस मिरर के बारे में पता चल जाता है। गुस्से में वह इस मिरर को तोड़ने की जब कोशिश करता है तो एना बताती है कोई फ़ायदा नहीं, यह मिरर नहीं टूटेगा, ये बुलेट प्रूफ है।
उसके बाद वो जेपी से कहती है तुम अलमारी में पड़ी हुई शर्ट निकाल कर पहन लो। जेपी क्या करता, इस टाइम वह उसकी कैद में था, जो एना कहती उसे वही करना पड़ता। एना के कहने के मुताबिक वह अब अलमारी से शर्ट निकाल कर पहन लेता है। इस पॉइंट पर आकर हमें पता चलता है कि असल में एना और उसका भाई साइकोपैथ थे। वह लोगों को ड्रग्स देकर इस कमरे में जानबूझकर लेकर आते थे और फिर अलमारी के जरिए एना का भाई इस कमरे में आकर उनको मार दिया करता था और शीशे के पीछे बैठकर एना ये सब देखकर एंटरटेन होती थी। यहाँ पर जेपी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। वो एना से पूछता है आखिर हम यहाँ पर क्यों हैं, ये कमरा तुमने क्यों बनाया है और तुमने मुझे किसकी शर्ट पहनाई है। तब एना ने उसे अपनी पास्ट की कहानी बताना शुरू की। उसने बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे डैड ने मुझे अब्यूज़ किया और जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरे डैड का गला दबाते हुए उसे मार डाला। अपने डैड की मौत से मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई और इस चीज़ का अंदाज़ा जब मेरे भाई को हुआ कि मैं काफ़ी रिलैक्स हुई तो उस दिन के बाद से उसने ऐसे लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ लाना शुरू कर दिया जो लड़कियों या बच्चियों को अब्यूज़ किया करते थे। इस अलमारी के जरिए मेरा भाई आकर उन्हें गला दबाकर मार देता था, वह भी मेरे डैड की शर्ट पहना आकर, और मैं उन्हें देखती थी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे मेरा भाई मेरा बदला लेने के लिए मेरे डैड को मार रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सारी कहानी सुनकर जेपी एना और एना के भाई को पागल कह देता है और यह बात सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है। एना को लगता था उन्होंने जो किया ठीक किया, उन्होंने मुजरिमों को बस सजा दी है। अब क्योंकि जेपी ने उन्हें गलत साबित किया था इसीलिए एना डैन से कहती है कि वहाँ ड्रॉर में एक गन पड़ी है, उसे उठाकर जेपी को मार डालो। इससे पहले कि डैन ये काम करता, डैन को धक्का देते हुए जेपी यहाँ आ जाता है और उस गन को उठा लेता है। वो अब इस गन से डैन को ही मारने वाला था कि तभी एना ने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अपने आप को मारोगे क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो और अगर तुम इस पछतावे से निकलना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा। शुरू में जेपी उसकी जज्बाती बातों में आ गया और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन जल्द ही जेपी होश में आ जाता है और अपने आप को मारने के बजाय गन दोबारा डैन पे तान देता है। एना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डैन की मौत हो, इसीलिए वो अब रिमोट कंट्रोल से एक दरवाज़ा खोल देती है जिससे ये दोनों आज़ाद हो जाते हैं। इन्होंने सुख का सांस लिया था कि ये लोग बाहर जाने वाले थे, लेकिन तभी जेपी को अपने भाई की मौत याद आ गई। उसे याद आ गया कि उसने तो अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला किया था। डैन उसे समझाता है ऐसा नहीं करो, अंदर जाओगे तो मारे जाओगे, लेकिन जेपी उसके मुंह पे घुसा मारते हुए अब अंदर चला जाता है। अब जेपी घर के अंदर जाकर घर में पेट्रोल डालने लगा। एना से बदला लेने के लिए इस घर को जलाने का उसने सोचा, लेकिन तभी एना उसके सामने पैसों से भरा एक बॉक्स ले आई, लेकिन अब जेपी को उसके ये पैसे भी नहीं चाहिए थे। वो ये पैसे भी साइड पर फेंक देता है और ज़बरदस्ती एना को पकड़ने की कोशिश करता है। एना उससे बचने के लिए भागी, लेकिन फिर भी जेपी ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा मैं अपना भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो बचपन में तुम्हारे डैड ने किया था। वो एना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ गलत कह देता, डैन यहाँ पर आकर उसे रोक देता है, उसे साइड पे करता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एना उसकी पॉकेट में मौजूद गन निकाल लेती है और उसे एक ही लम्हे में जेपी को शूट करके मार डालती है। डैन ने यह मर्डर अपनी आंखों के सामने होता देखा था। वो जानता था कि अगर उसने थोड़ा सा भी रिएक्ट किया या कुछ कहा तो वह खुद ही मारा जाएगा, इसीलिए चुपचाप वो घर से बाहर निकल गया। डैन के यहाँ से जाने के बाद एना भी इस घर से निकलने का फैसला करती है और आज 10 सालों में पहली बार वो घर से निकलने के बाद अपने आप को ऐसा फील नहीं कर रही थी जैसे वह घबराई हुई हो। इस सारे वाक्य से आज के दिन से उसकी बीमारी ठीक हो गई। बाहर निकलते ही उसने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का सोचा और एक माचिस की तिल्ली जलाते हुए अपने इस घर को और अपने बीते हुए कल को जला दिया, जिसको दिखाते हुए ही बस ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।